क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने मिज़ान बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपया 2010 में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास कितना रिटर्न होता? हर साल ये कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल रिटर्न कितना हो जाता आज के दिन, आपका टैक्स कितना कटता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न होता? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू कर जी, तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि हमने जनवरी 2010 की जो प्राइस ली है वो तकरीबन 16 रुपये बनती थी उस वक़्त, और हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया मीज़ान में। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हर साल मीज़ान बैंक हमें क्या कुछ देता रहा है, और फिर हम बात करेंगे टोटल रिटर्न की। ठीक है जी। तो बाय हमने कर लिया 2010 में, जनवरी के महीने में तकरीबन 16 रुपये प्राइस थी उसकी, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया तो हमें 6250 शेयर मिलते हैं। और 2010 में भी ये कंपनी हमें एक बोनस दे देती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 6562। 2011 में दोबारा ये कंपनी बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 7546। और 2011 में ये कंपनी हमें 1 रुपये का डिविडेंड देती है, 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से, जो कि हम 7546 रुपये डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में ये कंपनी हमें दोबारा बोनस देती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 8490। और 2012 में ये कंपनी 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 12,000 रुपये। इसी तरह 2013 में दोबारा ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 9424 शेयर टोटल। और 2013 में ये कंपनी हमें 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 14,000 रुपये। ठीक है जी। तो इसी तरह 2014 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 0.5 और 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4,700 और 14,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2015 में दोबारा ये कंपनी 1.25 और 1.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 11,000 और 16,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2016 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है, 1.25 और 1.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 11,700 और 16,400 तकरीबन, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2017 में ये कंपनी हमें दोबारा 1.25 और 1.75 का डिविडेंड देती है। डिविडेंड की मद में जो रकम बनती है वो 11,700 और 16,000 रुपया बनता है। इसी तरह 2018 में ये कंपनी हमें 1.25 रुपीज़ का डिविडेंड देती है, जो कि बनता है 11,700। और फिर हमें एक बोनस मिलता है 2018 में, बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं तकरीबन 10,366। 2018 में ये कंपनी 1.5 रुपीज़ का फिर डिविडेंड देती है, जो कि बनता है तकरीबन 14,000 रुपये का। ठीक है जी। तो 2019 में ये कंपनी दोबारा डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 20,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। फिर 2019 में 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपया। और बोनस हमें मिलता है 2019 में, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 11,403। तो 2019 में एक और डिविडेंड हमें मिलता है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 11,000 रुपया। और 2019 में दोबारा फिर एक डिविडेंड मिलता है। टोटल हमें 1, 2, 3 और 4, यानी टोटल हमें 4 डिविडेंड मिलते हैं 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से चारों क्वार्टर में। तो ये बनता है तकरीबन 11,000 रुपया। ठीक है जी। तो 2020 में दोबारा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलता है हमें 22,000 रुपये का। और 2020 में ये कंपनी हमें बोनस भी देती है, तो बोनस के बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 12,544। ठीक है जी। ये देखिए, बोनस के बाद हमारे शेयर हो गए 12,544। तो इसी तरह 2020 में दोबारा ये 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड हमें मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 50,000 रुपया। तो 2021 में चलते हैं। दोबारा ये कंपनी हमें ये देखे 1, 2, 3, 4 4 डिविडेंड मिलते हैं और एक बोनस मिलता है। बोनस के बाद शेयर हो जाते हैं 14,425। और डिविडेंड हमें मिलता है 2 रुपये, 1.5 रुपये, फिर 1.5 रुपये और फिर 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 21,000, 18,000, 18,000 और 25,000, जो कि हम डिविडेंड के बाद में पूरे साल में रिसीव करते हैं। आगे हम चलते हैं 2022 में। 2022 में भी ये कंपनी हमें 1, 2, 3 और 4 4 डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है। बोनस के बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 15,867।
और डिविडेंड हमें मिलता है, ये जो मिलता है जी 2 रुपये, 1.75 रुपीज़, 1.75 रुपीज़ और 1.5 रुपीज़, जो कि हम डिविडेंड की मद में लेते हैं। 21,000, 25,000, 25,000 और तकरीबन 31,000 रुपया डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2023 में ये कंपनी हमें 1, 2, 3 और 4 चार डिविडेंड देती है, 5 रुपये का, 4 रुपये का, 3 रुपये का और फिर 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 47,000, 47,000, 63,000 और 79,000। ठीक है जी, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। तो पूरे साल में हमने इतना डिविडेंड लिया, 1, 2, 3 और 4 डिविडेंड। ठीक है जी, 2024 में दोबारा ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, 8 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये और 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1,11,000, 1,11,000, 1,11,000 और 1,26,000, जो कि हम पूरे साल में डिविडेंड रिसीव करते हैं। सिमिलरली 2025 में दोबारा अगर हम, ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, 7 रुपये के हिसाब से चारों डिविडेंड होते हैं, जिसकी वैल्यू बनती है 1,11,000 रुपया, 1,11,000, 1,11,000 और 1,11,000 रुपया, जो कि हम 2025 के पूरे साल में डिविडेंड की मद में रकम ले लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह अगर हम 2010 में सिर्फ 1,00,000 रुपया लगाते हैं, तो 2025 में हमें 1,00,000 रुपये का हर क्वार्टर डिविडेंड मिलना शुरू हो जाता। ठीक है जी, तो ये है जी इम्पैक्ट इसका। ये देखेंगे 2025 में हमें तकरीबन 1,11,000 का हर क्वार्टर डिविडेंड मिल रहा था, यानी तकरीबन 4,00,000 रुपया, 4,00,000 और कुछ ज़्यादा रकम 4,00,000 प्लस जो है हमें पूरे साल में डिविडेंड की मद में ही मिल गया। इसी तरह 2024 में भी 1,00,000 से ज़्यादा हमें चारों क्वार्टर में डिविडेंड जो है वो मिला है। ठीक है जी, तो ये है जी इम्पैक्ट इसका कि अगर हम सिर्फ लमसम 1,00,000 रुपया लगाते, तो हमें हर साल, ये देखिए हर साल हमारा डिविडेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है हर साल। तो 2025 में हमें 1,11,000 का सिर्फ क्वार्टर बेस पे ये कंपनी डिविडेंड दे रही होती। अभी हम बात करेंगे टोटल रिटर्न की, रिटर्न समरी की। तो हमारे पास शेयर हो जाते हैं तकरीबन 15,868। ठीक है जी, शेयर हो गए हमारे पास। प्राइस है जी 3 मार्च को 415। तो आप तक ये वीडियो पहुंचे जब तक, हो सकता है उस वक्त प्राइस जो है वो चेंज हो जाए। तो इसकी वैल्यू जो बनती है वो तकरीबन 65,98,000 रुपया बनता है। ठीक है जी, हमारी कॉस्ट कितनी है, ये हमने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, जो कि लमसम किया है 2010 में, और उसके बाद हमने रिजल्ट चेक किया है। तो अनरलाइज प्रॉफिट इसका बनता है तकरीबन 64,00,000 रुपये का। तो डिविडेंड हमने ले लिया जो आज तक, वो तकरीबन 16,21,000 रुपये का ले लिया है डिविडेंड। तो टोटल गेन हमारा हुआ तकरीबन 81,00,000 रुपये का। ठीक है जी, तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना हमारा, तकरीबन 36.20%। ठीक है जी, ये आम चीज़ है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। तो एनुअलाइज रिटर्न इसका XIRR बना तकरीबन 36.20%, 2010 से लेके आज तक। आप जब साल को चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 16,21,000, इस पर टैक्स भी देना है हमने 15%। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 13,00,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में नेट जो है वो रिसीव कर लेंगे टोटल। हर साल हमने मुख्तलिफ किस्म का डिविडेंड जो है वो लिया है। तो कैपिटल गेन हमारे पास आ गया 64,00,000 रुपये का, तकरीबन टैक्स दिया हमने 9,74,000 रुपये का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 55,00,000 रुपये की। तो टोटल हमारे पास आ गया जी 81,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। टैक्स हमने दिया तकरीबन 12,00,000 का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 69,00,000 रुपये की, जो कि हमें नेट में मिलेगी। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि NCCPR की फ़ीस, CDC की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो तो वो मैंने ऐड नहीं किया। और कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाता है, डिपेंड करता है कि IFPR की क्या पॉलिसी है उस साल जिस साल आपने शेयर को परचेज़ किया है। तो ये डिपेंड करता है सारा कुछ। ठीक है जी, लेकिन हमने अज्यूम किया है कि 15% ही हम डिविडेंड पे टैक्स देंगे और 15% ही कैपिटल गेन पे देंगे। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। अभी हम बात करेंगे डॉलर में रिटर्न की। ये शेयर आ गए हमारे पास टोटल पाकिस्तानी रुपीज़ में और डॉलर में। ठीक है, सेम शेयर आएंगे। प्राइस भी पाकिस्तानी रुपीज़ में, शेयर की जो है वो 3 मार्च को इतनी थी 415। तो वैल्यू बनती है तकरीबन इसकी जी 65,98,000 रुपया, और डॉलर में बनती है 23,619 डॉलर। हमारी कॉस्ट कितनी है 1,00,000 रुपए की, और डॉलर में आई है 1185, यानी
2010 में जो भी डॉलर की प्राइस थी उसी के इक्वलेंट $1185 हमारे बनते हैं। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 22,434 जो कि डॉलर टर्म में है। पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना आया जी 64 लाख रुपया तकरीबन। डिविडेंड जो है हमने हर साल लिया है, तो हर साल जो भी डॉलर की वैल्यू होगी उसको हमने जमा कर लिया, तकरीबन $7,448 बनते हैं। और डिविडेंड हमने ले लिया तकरीबन 16,21,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। इधर जो बनता है 628% में, ठीक है जी। इसी तरह टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 29,882 जो कि डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट इसको मिला के बनता है, ठीक है जी। इसी तरह एनुअलाइज रिटर्न हमारे पास आ जाता है जी 27.10%। जी तो ये थी जी केस स्टडी मीज़ान बैंक की। इसको बनाने का पर्पज़ यही था कि हमें पता चल सके कि अगर हम आज से 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते या आज अगर हम इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर के 15 सालों में हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, सेम टाइप के पे आउट हों, तो तकरीबन इससे मिलता जुलता ही हमें भी रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है जी। तो अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते 2010 में या आज, तो आज से 15 साल बाद सेम टाइप का रिजल्ट हो तो हमें तकरीबन सेम टाइप का ही पे आउट जो है वो टोटल मिलना है, या हमारा गेन भी इतना ही होना है। शर्त यह है कि कंपनी के पे आउट सेम ही रहें, सेम टाइप के फंडामेंटल हों और सेम टाइप के ही टेक्निकल हों, तो हमें इसी टाइप का रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में भी मिलेगा, ठीक है जी। और सेम टाइप का ही हमें एनुअलाइज रिटर्न मिलेगा और डिविडेंड वगैरह भी सेम टाइप का ही मिलेगा। डिपेंड करता है कि कंपनी की जो पॉलिसी है या पे आउट वगैरह है वो सेम टाइप का ही रहे। तो केस स्टडी करने का पर्पज़ भी यही होता है कि पास में हमें पता चल सके कि अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आज के दिन हमारे पास कितना रिटर्न बनता, ठीक है जी। और इसी से कंपनी की परफॉर्मेंस वगैरह भी पता चल जाती है। तो यहाँ हमने बात की पाकिस्तानी रुपीज़ में, यहाँ बात की हमने डॉलराइज में, और यहाँ हमने बात की टैक्स की। तो ये थी जी केस स्टडी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।